नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवे में आपका स्वागत है। आज हम एसए के कोर्स में 5th वीडियो अपलोड करने वाले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, वो है पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन टॉपिक्स के ऊपर एसेस को कैसे अप्रोच किया जाएगा वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। बेसिकली अगर आप पिछले 25 सालों के एसेस के ट्रेंड देखोगे तो ज्यादातर एसेस फेडरलिज्म या सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर पूछा जाता है। फेडरलिज्म मतलब जैसे मैंने आपको बोला, एक दूसरे के सहारे नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। दूसरा टॉपिक जिसके ऊपर ज्यादातर एसेस इस कंसेप्ट में पूछे जाते हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस, मतलब ओवर द इयर्स हमने सिटीजन्स को कितने राइट्स दिए, ठीक है, व्हाट आर द राइट्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, कैसे हमारी डेमोक्रेसी बढ़ रही है, दैट इज हाउ वी इवेल्युएट। तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर टू मेनी ऑफिसेस रादर देन वन सिंगल। तो एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देने से अच्छा आप सारे स्टेट गवर्नमेंट में उसको डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर एक और टॉपिक जिसके ऊपर ज्यादा एसेस पूछे जाते हैं वो ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आपको राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के बारे में दिया गया था, पबैड में जिनका ऑप्शनल पबैड रहेगा उनको ये क्वेश्चंस जनरल स्टडीज में भी पूछे जाते हैं, जीएस में भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। पर आजकल आप देख रहे हो 2011 ऑनवर्ड्स ये क्वेश्चंस ऐसे में भी बहुत पूछे जा रहे हैं। पॉलिटिक्स और एथिक्स के ऊपर तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन आता है जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है हम पॉलिटी के वीडियोस में कवर अप करेंगे, पर यहाँ पे मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ कि क्या कोर्ट्स को नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर जाके लोगों को क्या बोलते हैं इंसाफ जस्टिस दिलाना चाहिए कि क्या कोर्ट ऐसा वाकई में करता है, उन चीजों के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक्स पहले समझने के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। देखो, संघवाद फेडरलिज्म के बेसिस के ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे गए, तो पहले 2011 नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। स्मॉलर स्टेट्स के ऊपर और उसके कॉन्सिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। 2004 में वाटर रिसोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। इमीडिएटली 12 साल बाद वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट, वापस वो क्वेश्चन पूछा गया। क्यों पूछा गया मैं आपको रीजन बताऊंगी, बट फिलहाल आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक देख लो। फिर यहाँ पे 2016 में और एक क्वेश्चन पूछा गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर। अगर आपने पिछले हफ्ते का एसेस रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर वाला टॉपिक भी देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको फार्म बिल्स के द्वारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है ये बताया था। देखो, ये टॉपिक फिलहाल करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन 2016 में 16 में आया है, तो इसके रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, 2017 में हम वापस सेंटर और स्टेट के बीच के इकोनॉमिक मेजर्स को देख रहे हैं। अभी भी अगर आप देखोगे जीएसटी के इशू को लेके वापस प्लस सेस के इशू को लेके वापस सेंटर और स्टेट के बीच में इकोनॉमिक मेजर्स के ऊपर यस ये होने वाला है, तो यस ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप देख रहे हो 2018 में मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, वापस आईआर के बेसिस पे एक ऐसे पूछा गया था। अगर 2018 में आईआर के ऊपर टॉपिक आया, इमीडिएटली 2019 में भी साउथ एशियन सोसाइटीज आर नॉट वोवन अराउंड द स्टेट, ठीक है, ये भी एक आईआर पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आपको पूछा गया। इमीडिएटली 2019 में लास्ट ईयर लेटेस्ट ये भी एक क्वेश्चन था, बायस्ड मीडिया इज द रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी, ये तो आप इस साल भी देख सकते हो। ठीक है, तो यस व्हाट वी कैन सी, इंडियन डेमोक्रेसी, सेंटर स्टेट रिलेशंस, स्टेट का आपस में रिलेशंस एक दूसरे के साथ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वाटर डिस्प्यूट्स, छोटे छोटे स्टेट्स बनना, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आजकल हाँ ऐसे पूछा जा रहा है। तो हम इन एसेस को कैसे अप्रोच करेंगे वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। व्हाई दिस क्वेश्चंस, देखो जैसे मैंने बोला यूपीएससी एवे ही आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, हर क्वेश्चन के पीछे एक स्टोरी होती है। तो 2011 में द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हु वाज एट मायावती हैड पुट हर पॉलिटिकल वेट बिहाइंड बाइफर्केशन ऑफ यूपी। इसके लिए स्मॉलर स्टेट्स वाला क्वेश्चन पूछा गया, ये देखो जो लास्ट में दिया हुआ है, क्रिएशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। फिर इसके बाद 2004 और 2014 में वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स वर अ हॉट टॉपिक, इसके 2004 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इन 2016 कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाज द फेवरेट थीम ऑफ नीति आयोग। देखो, जिस चीज के ऊपर मोदी जी ने एक बहुत बड़ा स्पीच दिया था उसी टॉपिक के बेसिस पे आजकल आप देख रहे हो उन्हीं के गवर्नमेंट में ये सबसे खस्ता हालत में चल रहा है हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि उस स्पीच में मोदी जी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर अपना क्या ओपिनियन दिया था।
तो इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने ओपिनियन दिया नेक्स्ट ईयर उसी का स्पीच पूछा गया। इसके लिए ऐसे बोला जाता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस है, जो भी नीति आयोग की थीम्स है, जो भी गवर्नमेंट की थीम्स है, उन थीम्स को आप पढ़ा करो, क्योंकि उन्हीं थीम्स के बेसिस पे आपको ऐसे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको योजना पढ़ने के लिए लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर 2017 में जीएसटी, ऑब्वियसली उसके वजह से फिस्कल टाइज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। इस साल भी जीएसटी बहुत ज्यादा न्यूज में है, सो यू विल हैव अ क्वेश्चन और देयर आर चांसेस कि आपको वापस इकोनॉमिक टाइज या फिस्कल टाइज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को तो देख लिया, बट इन टॉपिक्स को कैसे कवर अप करते हैं, हम क्या करेंगे, एक थीम लेके उन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। कैसे थीम, तो पहले मैं आपको सेंट्रल स्टेट फिस्कल रिलेशन आ गया, तो आप उन टॉपिक को कैसे कवर अप करोगे। नेचुरल रिसोर्सेज के शेयरिंग के बारे में आ गया, तो आप उन टॉपिक्स को कैसे कवर अप करोगे। स्मॉल स्टेट्स की क्रिएशन के ऊपर आया, फिर आप कैसे कंप्लीट करोगे। प्लस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, देखो अभी तक मैं आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बता रही थी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसके बीच में था, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म किसके बीच में होता है, स्टेट स्टेट के बीच में। तो वो भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। टुडेज वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप ये वीडियो को पढ़ो अच्छे से, प्लीज ट्राई राइटिंग एन एसे ऑन द सेम। सबसे पहले हम याद करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या था। देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, संघवाद बेसिकली क्या होता है, नेशनल स्टेट या लोकल स्टेट्स जब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने जब साथ में आते हैं, rather than making separate teams, if they come together and solve, उस चीज को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक दूसरे के सहारे गवर्नमेंट चलता है, मतलब यहाँ पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपना खुद का अलग रूल बनाएगा, ना स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग खुद का रूल बनाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करके कोऑपरेट करके पॉलिसीज बनाएंगे। इसी के ऊपर मोदी जी ने क्या बोला था, प्लीज देखिए। चीफ मिनिस्टर अनलाइक द पास्ट will not have to look towards the center for policy guidance and fiscal resources, because in the new scheme of fiscal federalism the share of resources of each state will be transferred to be spent by the state in an autonomous manner। तो मोदी जी ने बोला कि पहले की तरह चीफ मिनिस्टर को सेंटर की तरफ देखना नहीं पड़ेगा पॉलिसी गाइडेंस के लिए या फिस्कल रिसोर्सेज के लिए, पैसों के लिए। उनका जो भी शेयर है उनके रिसोर्सेज का, उनको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा और हर स्टेट के पास अपना खुद का राइट होगा ऑटोनॉमस मैनर में उन रिसोर्सेज को अपने प्रायोरिटी के हिसाब से यूज करना, ठीक है। मतलब ऐसे जैसे हम पेरेंट्स बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं ना, कि आपको जैसे फ्री यूज करना है, वैसे इन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंटर पैसे दे देंगे। ये प्रॉमिस किया गया था, बट आज की हालत में अगर आप देखोगे स्टेट्स को सेंटर से पैसे तो मिल नहीं रहे, वो तो अलग बात है। सेंटर के जिन इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे राइट है वो भी स्टेट निकाल के ले रहा है। जैसे फार्म बिल्स में हमने देखा, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वो भी किसके द्वारा ये किया जा रहा है, सेंटर के द्वारा। तो बोली एक चीज गई थी, बट यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग करंटली इन द न्यूज। तो आई होप यू गॉट अ लिटिल आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बट लेकिन ध्यान से सुनना, when you prepare for the exam you're supposed to write in a problem solving approach and make sure you never write against the government in a critical manner। okay, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों अच्छा है, क्यों ऐसे बोलते कि हाँ स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि जब दो गवर्नमेंट साथ में काम करते हैं क्या होता है, एफिशिएंटली काम किया जाता है। दोनों के पास खुद की सेट ऑफ पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो दोनों को पता है कि अच्छा मैं कुछ काम करूंगा तो सामने वाला इज देयर टू कीप अ वॉच। तो एक दूसरे गवर्नमेंट को एक्सेस पावर मिलना अवॉइड हो जाता है, ठीक है। बोथ ऑफ देम वर्क इन एफिशिएंट मैनर, कोई भी कहीं पे भी ओवर यूज ऑफ पावर नहीं होता। प्लस स्टेट्स हैव एन इंसेंटिव टू कोऑपरेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दे विल आल्सो हैव अ सपोर्ट। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म काफी ज्यादा अच्छी चीज है। और उसके क्या एडवांटेजेस है, इट विल गिव अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच द गवर्नमेंट, क्योंकि कभी कभी स्टेट लेवल पे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं सेंटर को समझ में नहीं आएगा, बट व्हेन स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द डिसीजन मेकिंग, सेंटर विल गेट अ प्रैक्टिकल अप्रोच कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करना है। स्टेट्स कैन इन्फ्लुएंस हाउ द प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। The central and state government work together to help citizens improve their quality of life। तो जब आपका स्टेट गवर्नमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलके काम करे तो इससे किसको हेल्प करेगा, सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। बट सपोज आप जिस स्टेट में रह रहे हो आपके स्टेट गवर्नमेंट को ही सेंट्रल बैकअप नहीं दे रहा,
दोनों में आपस में क्लैश चल रहा है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे सफर कौन करने वाला है? यहाँ पे वहां के सिटीजन सफर करने वाले हैं। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू वर्क इन अ कोऑपरेटिव मैनर। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? थियोरिटिकली ऐसे कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में डिसएडवांटेजेस आते हैं। क्या आते हैं? कि जब आपके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन हैव मोर डोमिनेंस और कैन हैव मोर पावर ओवर द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स थोड़े सप्रेस हो सकते हैं। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सेस इम्पोज करके क्या कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट को डिनाई कर सकता है एक्स्ट्रा पेमेंट का। अभी इसका एक केस अगर आप मैं बता देती हूँ। अब एक काम करना, इस साल का जो कैट का रिपोर्ट आया है, ठीक है, सेंट्रल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया कि 2017 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 47,000 करोड़ का जो सेस कलेक्ट किया है। ठीक है, एक टैक्स होता है जो स्पेसिफिक कॉज के लिए कलेक्ट किया जाता है, उसको उन्होंने कहीं यूज ही नहीं किया। So that much money is collected by the central government, but it's not used anywhere, or it is not mentioned where it is used. So that much money is actually pending with the central government. और फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है उनके पास पैसे नहीं है, जीएसटी का उतना फंड्स कलेक्ट नहीं हुआ, और वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे नहीं दे रहे। देखो क्या हुआ था 2017 में जब जीएसटी का ये स्टार्ट किया गया था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल के स्टार्ट किया था कि ठीक है, आप सारे स्टेट्स के जो पैसे हैं, आपके जो टैक्स कलेक्टिंग राइट्स है, हम उसको एक कॉमन टैक्स बना देंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और कभी भी स्टेट को अगर किसी फंड्स की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे भी इकोनॉमिक बैकअप की जरूरत पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी देयर टू प्रोवाइड फंड्स। ये बोल के उन्होंने जीएसटी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन तब से वो बोल रहे जीएसटी लॉस में चल रहा है, जीएसटी के इतने फंड्स नहीं आ रहे। ठीक है, एज अ रिजल्ट इट इज नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड फंड्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपना रेवेन्यू गवाया, प्लस उनको जीएसटी वाले इनपुट से पैसे नहीं मिल रहे। एज अ रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट्स की भी इकोनॉमिक पावर खराब हो गई, और इसी चक्कर में सेंट्रल गवर्नमेंट सेस भी इम्पोज किया था, बट उस सेस के पैसे कहाँ यूज किए गए? दैट इज व्हाट द कैट्स रिपोर्ट वाज मेंशनिंग जस्ट 2 weeks बैक। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो रिपोर्ट्स मेंशन की जाती है, इसका इंग्लिश काफी ज्यादा हाई लेवल होता है। ठीक है, तो जिसने अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, जिसका इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा हो, उन लोगों को ये रिपोर्ट समझ में आती है। But I feel such reports should be written in a normal language where even common people understand where the money is going. ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, where the central government, ठीक है, can impose extra cess, can deny extra payment to the states, which can create a suspicion. On the other hand, cooperative federalism में increase regional inequality. ये भी होता है कि कभी कभी क्या होता है, एक स्टेट बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगा, दूसरा नहीं करेगा। सो देन देयर आर चांसेस कि रीजनल इनइक्वालिटी भी आपको स्टेट में दिखेगी। इसके लिए और एक चीज आती है, उसको हम एक नया कंसेप्ट अब पढ़ने वाले, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। देखो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कोऑपरेटिव में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। अभी हम सेंटर और स्टेट्स के बीच में नहीं पढ़ रहे, अभी हम स्टेट्स के बीच में पढ़ रहे। Now we are comparing Kerala and Bihar. We are comparing two different states. तो यहाँ पे स्टेट्स को एक दूसरे के साथ compete करना पड़ेगा so that they'll improve their socio-political conditions. जैसे देखो अभी तक हम टीचर स्टूडेंट के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम स्टूडेंट्स के आपस में कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेट विल सपोज टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स। अब सपोज जैसे कोविड जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो केरला ने बहुत अच्छा मेडिकल प्रिपरेशन करके दिखाया था, सो अदर स्टेट्स के ऊपर भी ये प्रेशर आ गया। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कि एक स्टेट अगर इनिशिएट कर रहा है तो दूसरे स्टेट्स को भी वो करने के लिए उनको फील होता है। इन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म द रोल ऑफ सेंटर, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या है? टू मेंटेन दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड सपोर्ट देम। ठीक है, एडवांटेजेस सिमिलर है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए, ज्यादा इसमें कुछ ये नहीं होता। अभी तक मैंने आपको फेडरलिज्म के ऊपर अगर कभी टॉपिक आया तो हाउ व्हाट एंगल यू आर सपोज्ड टू टेक, आई टोल्ड यू बेसिकली इट शुड बी लाइक इन एडवांटेजेस मैनर। दिस अभी इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर अगर आपको टॉपिक आया तो आप कैसे उसको बताओगे? देखो मैंने आपको जो फर्स्ट ऐसे बताया था कि हाउ टू डिवाइड अ एसे ऑफ 1200 to 1000 वर्ड्स इनटू 150 to 250 वर्ड्स का पैराग्राफ्स। तो अब इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर कभी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप उसको पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशल अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करोगे। जैसे 2019 का ऐसे का क्वेश्चन था
कि बायस्ड मीडिया इज अ थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। फिर आप पॉलिटिकल वे में पहले बताओ इंडियन डेमोक्रेसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैसे होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आप बताओ मीडिया इसमें क्या एक निगेटिव रोल प्ले करती है। फिर हिस्टोरिकल इसमें आप बता दो कि इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कैसे इंडिया फॉर्म और ब्रिटिश इंडिया में इंडियन डेमोक्रेसी एक्चुअली फॉर्म हुआ। फिर आप उसमें बताओ कि आपकी मीडिया उसमें क्या रोल प्ले करती है। तो whenever you're talking with Indian democracy, you can use this one aspect. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही तरीका आप फॉलो करो, यू कैन ट्राई आउट समथिंग डिफरेंट, बट दिस इज हाउ इट इज यूजुअली अ बेटर पैनल टू फाइंड आउट। ओके, अगर आपको ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस के बारे में पूछा गया, तो ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस आप कैसे बोल सकते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड टू द मासेस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रीएम्बल जिसका वीडियो हमने लेटेस्ट देखा था, लोकल गवर्नेंस, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। ये पॉइंट्स को कवर अप करके आप बता सकते हो। अगर जो पबैट के स्टूडेंट्स उनको डायरेक्टली पता होगा, जिनको ये नहीं पता, सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू कैन यूज टू शो ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन है, तो किन टॉपिक्स पे आते हैं ध्यान से देखना। इट आइदर आस्क्स यू अबाउट इंडियन नेबरहुड पॉलिसी, इट आस्क्स यू अबाउट इंडियाज रिलेशन विद ग्लोबल पावर्स, या फिर इंडियाज रिलेशन विद द थर्ड वर्ल्ड एंड पोजीशन ऑन ग्लोबल इश्यूज। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले वी आर सपोज टू सर्च ऑल दिस डायमेंशंस, हिस्टोरिकल, सोशल, जियोग्राफिकल, व्हाइल कीपिंग द पीपल एट द सेंटर। ठीक है, आपको सबसे पहले देखना है कि इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी से इंडिया चाइना के रिलेशंस की वजह से लोगों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन से लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया के ग्लोबल पावर्स के साथ रिलेशन से लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा। सो rather than about India's interest, your main focus should be around the people. इंडिया के नेबरहुड में जब हम बात कर रहे हैं, ऑलवेज कंसिडर साउथ एशिया एज अ सिंगल कल्चरल एंटिटी। ठीक है, तभी हम साउथ एशियन कंट्रीज को साथ में एक ये कर सकते हो। डू यूज इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड देयर आइडियाज लाइक नेहरूज नाम, मोदी जी स्पीच और शंग्रीला। यहाँ पे ना एक्चुअली इन स्पीचेस में काफी अच्छे पॉइंट्स है जो आपको इंडिया एज अ इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इंडिया एज अ फ्यूचर फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट्स आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, ग्लोबल इश्यूज अगर आपको पूछा जाएगा, जैसे ह्यूमन राइट्स में सीरियन माइग्रेशन, वॉर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटीज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशंस, मेडिकल केयर, इन सारे इश्यूज के ऊपर भी बहुत टॉपिक्स आ रहे, उसको भी आप उसी तरह अप्रोच करोगे अराउंड कीपिंग पीपल इन द सेंटर। तो कंक्लूजन अभी हम आज की वीडियो में क्या देखते हैं, कॉम्पिटिटिव और कॉम्परेटिव फेडरलिज्म एक ही कॉइन के दोनों पहिए। ठीक है, बट टू मेंटेन द कॉपरेशन इन कॉम्पिटिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू प्ले इम्पार्शियल रोल। जब देखो दो स्टेट्स कंपीट कर रहे हैं ना, तब सेंट्रल गवर्नमेंट एक को फेवर नहीं कर सकता, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पार्शियल रोल प्ले करना है। ठीक है, दोनों जो स्टेट्स है जो आपस में कंपीट कर रहे, दे हैव टू सेट असाइड देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस और लोगों की भलाई और नेशनल इंटरेस्ट को टॉप पे रखना है। इट इज टू अर्ली टू जज कि क्या अच्छा है, कॉम्पिटिटिव या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो जो भी रिपोर्ट्स आएंगे उस हिसाब से विल प्रोसीड। स्पेशली इन साउथ इंडिया एंड प्रॉस्परस स्टेट जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ये काफी अच्छे से चल रहा है। As the regional inequality will become less, it will benefit other states also. ठीक है, so I hope you got an idea of how to approach polity, IR and public administration related essays. ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी एंड क्रैक। थैंक यू एवरीवन।